हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इन इंडिया। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ जूनागढ़, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो भी ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी इंडिया में, वो थी हैदराबाद की। और हैदराबाद की ये प्रिंसली स्टेट जो है, ये काफ़ी रिसोर्स रिच भी थी और काफ़ी वेल्दी भी थी। और हैदराबाद के निज़ाम जो थे, वो यहाँ के रूलर थे, उनका नाम था ओस्मान अली खान। और ओस्मान अली खान जो है, इनको लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए थे, जिनमें से हमें देखने को मिलेगा ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। और ओस्मान अली खान क्या करना चाहते थे, यहाँ पर हैदराबाद को अलग से एक कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ हिज मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी। एंड दिस मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी इज नोन एज इतिहादुल मुस्लिमीन। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं 1947 में। 1947 was the year when India got independence, जब भारत को आज़ादी मिली। तो उस समय अगर हम बात करें 1947 में, ठीक है, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट उस समय थी हैदराबाद। हैदराबाद सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट हैदराबाद थी। इसके अलावा हम इसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को देखें तो काफ़ी रिसोर्स रिच स्टेट थी, ये रिसोर्स रिच स्टेट थी, ठीक है। और साथ में काफ़ी वेल्दी भी देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने मैप पर दिखाने की कोशिश की है कि मैप पे कहाँ पर इसकी लोकेशन थी। तो दिस इज़ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। यानी जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो ये थी प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हैदराबाद के जो रूलर थे, जो यहाँ के शासक थे, वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और इनका नाम है ओस्मान अली खान। ओस्मान अली खान ये यहां के नवाब थे। ओस्मान अली खान वॉज द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नवाब नहीं, ये यहाँ के निज़ाम थे हैदराबाद के, ठीक है। तो ओस्मान अली खान जो थे, ही इंजॉयड सपोर्ट ऑफ पीपल, लोगों का साथ था, इनके साथ में लोगों की सपोर्ट थी। ही इंजॉयड सपोर्ट ऑफ लोकल्स, तो यहाँ के जो लोग थे रहने वाले हैदराबाद की प्रिंसली स्टेट के, तो वो लोग इनको काफ़ी सपोर्ट किया करते थे। तो इन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए थे, जिसमें हमें ओस्मानिया यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो देखिए, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई हिम विच वॉज ए प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से हमें पता चलता है कि ओस्मान अली खान जो हैं, हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। दैट मीन्स कि हैदराबाद को ये क्या देख रहे थे कि इसको मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊं, ठीक है, आज़ाद देश बनाऊं। और इस चीज़ के लिए उनका मानना था कि उनके जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वो उनको सपोर्ट करेगी। एंड दैट अरिस्टोक्रेटिक क्लास इज इतिहाद उल मुस्लिमीन। तो यहाँ पर जो निज़ाम है, यहाँ के हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है, निज़ाम को सपोर्ट करेगी यहाँ की अरिस्टोक्रेसी। और उस अरिस्टोक्रेटिक क्लास को कहा जाता है यहाँ पर इतिहाद उल मुस्लिमीन।
दिस अरिस्टोक्रेटिक क्लास ऑफ हैदराबाद वॉज नोन एज इतिहादुल मुस्लिमीन। तो इसकी सपोर्ट थी उनको और ये समझते थे कि इनकी सपोर्ट से वो हैदराबाद को एक आज़ाद देश के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे। और इसी एरिस्टोक्रेटिक क्लास की मदद से यहाँ के निज़ाम जो हैं वो एक आर्मी इस्टेब्लिश करते हैं। व्हाट ही डिड, ही इस्टेब्लिश्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो एक बहुत बड़ी आर्मी इन्होंने इस्टेब्लिश की, बात हो रही है उस्मान अली खान ने, ठीक है, विच वॉज कंप्राइज्ड ऑफ, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे ट्रेंड हॉर्समैन, और इस आर्मी को कहा जाता है रजाकार्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इस आर्मी को जो कि इन्होंने इस्टेब्लिश की थी इनको कहा जाता है रजाकार्स, ठीक है। तो इन रजाकार्स को ट्रेन करने के लिए और इनकी मेंटेनेंस के लिए निज़ाम ने 17 पोलो ग्राउंड्स इस्टेब्लिश किए थे हैदराबाद में, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि हैदराबाद का जो रीजन है यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ तेलुगु स्पीकिंग पीपल देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको उर्दू स्पीकिंग पीपल भी देखने को मिलेंगे। तो हैदराबाद की अगर हम बात करें, हैदराबाद के प्रोविंस में यहां पर उर्दू एंड तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे। यहां पर रहने वाले जो लोग थे उर्दू और तेलुगु बोलने वाले लोग यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो उर्दू बोलने वाली यहाँ की एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, व्हाट दे डिड, दे रिस्ट्रिक्टेड रिलीजियस फ्रीडम। व्हाट दे डिड, ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है क्लास, दे रिस्ट्रिक्टेड रिलीजियस फ्रीडम। यहां पर रिलीजियस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हैदराबाद में। whereby we will find that the singing of Vande Mataram was prohibited among students in schools, colleges as well as hostels। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि ये अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है what it did, it prohibited singing of Vande Mataram। वंदे मातरम का मतलब होता है आई बोव टू यू मदर, कि हे माँ हम आपके सामने नतमस्तक हैं, ठीक है। तो इसको सिंग करना, इसको गाना जो है वो मना कर देते हैं, उसके ऊपर बैन लगा देते हैं ये अरिस्टोक्रेटिक क्लास। किसको, अमॉन्ग स्टूडेंट्स को ये गाने नहीं देंगे। और स्टूडेंट्स चाहे स्कूल्स के हों, ठीक है, कॉलेजेस के हों और चाहे हॉस्टल्स में हो, हर जगह पर इसको बैन कर दिया जाता है। लेकिन ये बैन जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास ने जिन स्टूडेंट्स के ऊपर लगाया था, देवर तेलुगु स्टूडेंट्स। रिमेंबर दिस थिंग, तेलुगु स्टूडेंट्स के ऊपर ये उर्दू स्पीकिंग एरिस्टोक्रेट्स जो हैं उनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा देते हैं कि आप वंदे मातरम नहीं गा सकते, ना ही आप अपने स्कूल में वंदे मातरम गा सकते हैं, ना ही आप अपने कॉलेज में, ना ही हॉस्टल में वंदे मातरम जो है वो गा सकते हैं। और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो एक एजिटेशन चलाते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं, दैट मूवमेंट इज वंदे मातरम मूवमेंट। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये तेलुगु स्टूडेंट्स जो है दे स्टार्टेड वंदे मातरम मूवमेंट। वंदे मातरम मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ रामानंद तीर्था। दिस मूवमेंट began under the leadership of रामानंद तीर्था। दैट मीन्स कि ये जो वंदे मातरम मूवमेंट स्टार्ट किया गया, इसके लीडर थे रामानंद तीर्था। ये वंदे मातरम मूवमेंट जो है तेलुगु स्पीकिंग स्टूडेंट्स के द्वारा स्टार्ट किया गया एंड दिस वंदे मातरम मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट वॉज सेकुलर इन नेचर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सेकुलर है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करती है इस
वंदे मातरम मूवमेंट को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज सेकुलर इन नेचर, इट सपोर्टेड वंदे मातरम मूवमेंट, और वंदे मातरम मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां से पुलिस फोर्स को डिप्यूट किया हैदराबाद में, बट दिस पुलिस फोर्स वाज डिफीटेड बाय द रजाकार्स। तो आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, व्हाट दे डिड, दे डिप्यूटेड पुलिस फोर्स भेजते हैं कहां पर, वो हैदराबाद में। जब वो पुलिस फोर्स भेजते हैं, दिस पुलिस फोर्स वाज डिफीटेड एंड दिस वाज डिफीटेड बाय रजाकार्स। वो आर्मी जो इस्टेब्लिश की गई थी यहाँ के निज़ाम के द्वारा, हु वर ट्रेंड हॉर्समैन, दे डिफीटेड दिस police force which was sent by the government of India. At that time government of India sent their armed forces, and at that time Indian armed forces defeated these Razakars। और यहाँ के निज़ाम जो हैं इस समय एक्सेप्ट करते हैं कि हैदराबाद को इंडिया के साथ में जो है वो इंटीग्रेट किया जाए। तो यहाँ पर यहाँ के निज़ाम जो हैं वो एग्री करते हैं कि अब हैदराबाद को इंडिया के सामने, ठीक है, बैठ करके बात करनी चाहिए और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा हैदराबाद का इंडिया के साथ में। What happened after this? Government of India reinforced what? Armed forces, ठीक है, and these armed forces what they did, they defeated रजाकार्स। इन्होंने रजाकार्स को हरा दिया। दैट मीन कि रजाकार्स का काम यहीं पे ख़त्म हो गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उनको हरा दिया और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ के निज़ाम जो थे वो थे ओस्मान अली खान, जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये घुटने टेक देते हैं एंड ही अग्रीड टू इंटीग्रेट विद इंडिया। तो यहाँ पर ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करते हैं इंडिया के साथ में। ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो ये इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करते हैं ऑन 18th of September 1948। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है कि हैदराबाद ने इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन किया। दिस डेट इज़ 18th of September 1948, यानी जब निज़ाम के रजाकार्स जो हैं इंडियन आर्म फोर्सेस से हार जाते हैं, ऐसे में निज़ाम घुटने टेक देंगे और निज़ाम जब घुटने टेक देंगे तब वो एग्री करेंगे कि हैदराबाद को इंडिया के सामने, ठीक है, बैठ करके अब साइन करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और हैदराबाद का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंडिया के साथ में ऑन 18th of September 1948। और तब तक आपको देखने को मिलेगा मीनवाइल ऑन 15th of September 1948, इससे 3 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा कि सरदार पटेल जो कि उस समय के होम मिनिस्टर थे, हु टुक द टास्क ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया along with his secretary VP मेनन, इन्होंने हैदराबाद में क्या किया, एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया। What he did? सरदार पटेल established इंडियन पुलिस एकेडमी। यहाँ पर सरदार पटेल इंडियन पुलिस एकेडमी इस्टेब्लिश करते हैं और वो पुलिस एकेडमी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 15th of September 1948, 3 days बिफोर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और ये इंडियन पुलिस एकेडमी क्या करेगी, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी जो भी न्यूली रिक्रूटेड इंडियन पुलिस ऑफिसर्स होंगे, यानी IPS ऑफिसर्स जो भी होंगे इंडियन पुलिस सर्विसेज में, जो भी, ठीक है, न्यूली रिक्रूट्स होंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग होगी हैदराबाद में। ठीक है, तो ये इंडियन पुलिस एकेडमी दिस वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सरदार पटेल। इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि हैदराबाद का कंप्लीट इंटीग्रेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के साथ में ही हो गया। और इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अलावा जो भी कंसोलिडेशन का बचा हुआ काम था उस टास्क को, ठीक है, अपने हाथों में लेने का
डिसीजन लिया और इसी समय हमें देखने को मिलेगा कि जो भी टेरिटरीज फ्रेंच कंट्रोल या पोर्तुगीज कंट्रोल में थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि उन टेरिटरीज को भी अपने कंट्रोल में लिया जाए और नेगोशिएशन स्टार्ट की जाए फ्रेंच गवर्नमेंट और पोर्तुगीज गवर्नमेंट के साथ में। सो द नेक्स्ट थिंग जो हमें देखने को मिलेगी वो था कि यहां पर जो टेरिटरीज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच एंड पोर्तुगीज, ठीक है, उनका इंटीग्रेशन करना था। टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ, एक तरफ फ्रेंच कंट्रोल और दूसरी तरफ पोर्तुगीज के पास में जो टेरिटरीज थी उनको इंटीग्रेट करना था। दिस वाज द टास्क विच वाज टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम फ्रेंच की बात करें इनका कंट्रोल कहां पे था, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बंगाल में इनका कंट्रोल हमें जिस जगह पर देखने को मिलेगा दैट वाज चंदरनगर। दिस प्लेस वॉज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। वहीं पर अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, इस ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, यहां पर कुछ रीजन्स जो हैं ईस्टर्न कोस्ट में, तो वो यहां पर फ्रेंच कंट्रोल में थी कुछ जगहें ईस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर कौन कौन सी जगहें थी, तो हमें देखने को मिलेगा यहां पर पौंडीचेरी वॉज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में था। इसके साथ ही यानम, ठीक है, और कराईकल, ये टेरिटरीज ईस्टर्न कोस्ट पे हमें देखने को मिलेंगे कि दीज टेरिटरीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वाइल अगर हम वेस्टर्न कोस्ट पे बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो रीजन फ्रेंच कंट्रोल में थी दैट वाज माहे। और इस समय हमें देखने को मिलेगा कि आज़ादी के बाद में भी, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी, जब फ्रेंच कंट्रोल और पोर्तुगीज कंट्रोल कुछ टेरिटरीज पर था तो इंडियन गवर्नमेंट ने अब इसके बाद में डिसाइड किया कि दोनों रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के साथ में बात करके उन एरियाज को भी अपने साथ में इंटीग्रेट किया जाए। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 1954 में, ठीक है, इंडिया ने एक बाइलेटरल एग्रीमेंट किया। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बाइलेटरल एग्रीमेंट किया फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में, बाइलेटरल एग्रीमेंट, एंड दिस एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड विद द फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में ये एग्रीमेंट किया, वेयर बाई फ्रेंच गवर्नमेंट एग्रीड टू सरेंडर ऑल दीज टेरिटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंच गवर्नमेंट क्या करती है, ये सारी की सारी टेरिटरीज सरेंडर कर देती है, सरेंडर्ड ऑल टेरिटरीज, और ये सारी की सारी टेरिटरीज फ्रेंच गवर्नमेंट ने सरेंडर करके दे दी, और ये सरेंडर करके दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो चंदरनगर था इट वाज इंटीग्रेटेड विद बंगाल के साथ में इंटीग्रेट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वाइल ईस्टर्न कोस्ट पे ये जो रीजन्स थे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी इस्टेब्लिश की पौंडीचेरी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पौंडीचेरी की यूनियन टेरिटरी जो है वो इस्टेब्लिश की। और ये यूनियन टेरिटरी इसलिए इस्टेब्लिश की कि जो यहाँ पर फ्रेंच की पॉपुलेशन होगी तो उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इसको यूटी बना दिया गया, जो ईस्टर्न कोस्ट पे टेरिटरीज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट विच वर लेटर सरेंडर्ड बाय देम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरेंडर करके दे दी। अब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है, इसी तरह का एक अरेंजमेंट जिस तरह से फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ में फ्यूचर में अच्छे रिलेशन हो, इसलिए इंडिया में सारी की सारी टेरिटरीज को सरेंडर कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया। इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि इसी तरह का एक अरेंजमेंट पोर्तुगीज गवर्नमेंट के साथ में भी बन जाए, जहां पर पोर्तुगीज भी मान जाएं कि जो टेरिटरीज उनके कंट्रोल में है वो टेरिटरीज को भी यहां पर छोड़ करके चले जाए। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न कोस्ट पे गोवा जो था दैट वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पोर्तुगीज, और साथ में यहां पर दमन एंड दीव जो है वो भी किसके कंट्रोल में था, पोर्तुगीज कंट्रोल में था। तो ये पुर्तगालियों के पास में था, पोर्तुगीज के पास में, ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पुर्तगाली सरकार को, ठीक है,
बुलाया जाए, उनके साथ में नेगोशिएट किया जाए कि वो इन एरियाज़ को सरेंडर कर दे ताकि फ्यूचर में भी फिर अच्छे रिलेशंस रहें। लेकिन पुर्तगाली यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनको यहाँ पर गोवा, दमन एंड दीव में काफ़ी रेवेन्यू मिलता था। ह्यूज रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम वाइन, क्योंकि यहाँ पर वाइन बनती है, ठीक है, तो उससे काफ़ी इनको रेवेन्यू मिलता था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये रेवेन्यू उनके हाथ से चला जाए। इसलिए पुर्तगालियों के खिलाफ में इंडियन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक मिलिट्री एक्शन। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर पुर्तगालियों के खिलाफ में मिलिट्री एक्शन लेगी, और इस मिलिट्री एक्शन को कहा जाता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ये ऑपरेशन किया गया, ठीक है। तो यहां पर पुर्तगाली क्यों नहीं छोड़ रहे थे? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा था, और रेवेन्यू कहां से मिल रहा था? वाइन से मिल रहा था। इसलिए वो इन एरियाज को वेकेट करने के लिए तैयार नहीं थे, यहां पे भागने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में जब ऑपरेशन विजय चलाया गया तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गोवा में एंटर करेगी एंड दे डिफीटेड पोर्तुगीज। तो इस ऑपरेशन विजय के चलते मिलिट्री एक्शन हुआ, पोर्तुगीज को हरा दिया गया और पोर्तुगीज को भगा दिया गया इंडिया से। और ये ऑपरेशन विजय जो है, जो मिलिट्री एक्शन जो इंडिया ने चलाया पोर्तुगीज के खिलाफ में, ईयर वॉज 1961। तो 1961 में गोवा जो है उसको इंटीग्रेट किया गया इंडिया के साथ में, ठीक है। तो कहाँ पर भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1961 तक गोवा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज, और पोर्तुगीज ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनको गोवा छोड़ देना चाहिए। और ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया और यहाँ पर पोर्तुगीज फोर्सेस को हरा दिया गया। पोर्तुगीज यहाँ से भाग जाएंगे और गोवा 1961 में एक इंटीग्रल पार्ट बनेगा इंडिया का, और दमन एंड दीव भी इसके साथ में ही पोर्तुगीज छोड़ करके चले जाएंगे। गोवा, दमन एंड दीव अब इंडिया का पार्ट बनेंगे यहाँ से आगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनिशियली हमने हैदराबाद के इंटीग्रेशन की बात की, और बाद में जो फ्रेंच और पोर्तुगीज के कंट्रोल में जो जो टेरिटरीज थी ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पे, उन टेरिटरीज को किस तरीके से और कब इंडिया ने एक्वायर किया, किस तरीके से इंटीग्रेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो चीज़ को हमने डिस्कस किया। तो अलग से 2 और वीडियोज़ हम बनाएंगे जहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर और इंटीग्रेशन ऑफ सिक्किम जो है उन 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।